आज है अजंता अलोरा केव्स और कैलाश टेम्पल। देखिए ज़रूर ये वंडर है ना। मैं तो मानता हूँ क्योंकि एक तो है कि क्वालिफाइंग है कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ये एक पहाड़ को पूरा कार करके ऊपर से लेके नीचे लेके आ रहे हैं। अजंता जो है 6-7 सेंचुरी तक चला, 2nd सेंचुरी BC से लेके करीब 800 साल बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो गायब हो गया। जब अजंता खत्म हो रहा है, एलोरा शुरू हो रहा है। बुद्धिज्म में भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। जब शुरू हुआ उसको तेरवाद बोलते हैं। अभी भी श्रीलंका में जो है तेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ही प्रचलित में है। तो कोई आर्किटेक्ट तैयार ही नहीं होता था। ऐसे कैसे बनाएंगे कि शिखर पहले बनाएगा। तो ये एक आर्किटेक्ट तैयार हो गया, उसका नाम है कोकस। मोनोलिथिक को हिंदी में बोलेंगे सर तो मतलब एक पत्थर का बना हुआ। लेकिन ये तो एक पहाड़ का ही बोल सकते हैं। पहाड़ को एक पत्थर में काउंट करते हैं। पत्थर में काउंट करेंगे। जो कैलाश मंदिर है, पूरा जो मंदिर है, बहुत सारे जो हाथी हैं खड़े हुए, बहुत बड़े हाथी हैं, मतलब 10 फुट या 12 फुट होगा, उसके ऊपर ये मंदिर पूरा टिका हुआ है। मतलब एक कैलाश टेम्पल सर अपने आप में पूरा लिटरेचर है अपने आप में। अगर इंसान सिर्फ उस टेम्पल से सीखे तो बहुत, रामायण भी है पूरी, महाभारत भी है पूरी, बहुत ही कमाल की चीज़ है सर। ये एक कहानी है, जब मैं आपसे बात करता आपने मुझे पहले बताई थी, रावण अनुग्रह की। बहुत ही कमाल की कहानी है, बहुत ही तगड़ा सिंबलिज्म भी है इसका, बहुत कुछ सीखने के लिए इस कहानी से। सर इस पॉडकास्ट को उसी हाई नोट पे ख़त्म करते हैं। आप वो कहानी सुनाइए सर एक बार। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और आइकॉनिक पॉडकास्ट के अंदर, एंशिएंट इंफ्रा के अंदर। आपने सबसे पहला पॉडकास्ट जो हमारा एंशिएंट इंफ्रा पे देखा वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। आज एक और कमाल की चीज़ है। आज है अजंता अलोरा केव्स और कैलाश टेम्पल। गए होंगे घूमने आप लोग, बॉम्बे गए होंगे तो कई बारी आप लोगों ने, मुंबई गए होंगे तो बॉम्बे नहीं, मुंबई गए होंगे तो आप लोग कई बारी प्रोग्राम बना के गए होंगे, देख के आ गए होंगे, 2 गाइड से हेल्प लेके आ गए होंगे, कुछ समझ के आ गए होंगे। लेकिन बहुत कुछ कैसे समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे आप इस पॉडकास्ट पे। आज जो गेस्ट हमारे साथ है उन्होंने ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन समझाया था, डॉक्टर VN प्रभाकर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए समझते हैं अजंता अलोरा और कैलाश टेम्पल को। आइए देखते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। थैंक यू। पिछली बार के एपिसोड में जब हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की तो सर आपने मेरे दिमाग के चक्षु खोल दिए। काफ़ी कुछ आपने बताया जो सुन के बहुत मज़ा आया, क्योंकि हिस्ट्री जब हम छोटे थे समझना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब क्योंकि समझ में आने लगी और समझाने वाला अगर इतना इंटरेस्टिंग हो तो बहुत मज़ा आता है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया। कैसा रहा सर आपका समय इस बीच में? बहुत अच्छा। मेरा टीचिंग भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, सो रियली एंजॉयिंग। दैट्स अमेजिंग सर। आज किस बारे में बात करेंगे सर हम? आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कैलाशा ऑफ एलोरा। कैलाशा ऑफ एलोरा एंड अजंता, सही कह रहा हूँ सर मैं? अजंता, या आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलोरा हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा कैलाश के ऊपर। तो सर ऑडियंस को इस जर्नी पे ले चलते हैं। आज समझते हैं कि अजंता, एलोरा, कैलाशा टेम्पल ये सब क्या है, क्यों है, क्या वजह थी, कैसे बना, क्या कमाल की बात है, ये सब चीज़ें समझते हैं सर। बताइए सर, क्या कैटेगरी की एक बात हो रही थी कि ये किस कैटेगरी में आते हैं सर? हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स या स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब कि कोई प्लेन्स में या कोई खुले जगह में नहीं बनाया गया जी, बट एक ऐसे जगह उन्होंने ढूंढा एंशियंट पीपल ने जहाँ रॉक क्लिफ है, मतलब कि एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा, उसमें वैली होगा जी, उसमें एक रॉक फेस होगा, उसमें से उन्होंने खोद के जी अंदर गए जी। तो ये स्पेशल कैटेगरी है, इसको हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर, या क्योंकि पहाड़ या रॉक को कट करके इन्होंने जी कई तरीके का इमारत या बिल्डिंग्स बनाए, इसलिए उसको रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। और उसमें भी 2 कैटेगरीज बोलते हैं, कट इन, कट आउट। कट इन मतलब रॉक को काटते हुए अंदर घुसेंगे। कट आउट मतलब एक छोटा सा या पहाड़ को ही पूरा काट के एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल जो है कैलाशा एलोरा का है। रॉक कट आउट का एग्जांपल है कैलाशा टेम्पल, क्योंकि ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। बिल्कुल, और फ्री स्टैंडिंग हो गया, एकदम चारों तरफ पहाड़ से कनेक्शन नहीं है जी, वो एक अकेला एक मंदिर टाइप का दिखता है या कोई स्ट्रक्चर फ्री स्टैंडिंग टाइप का दिखता है, इसको हम कटआउट आर्किटेक्चर बोलते हैं। सर ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा उस समय में? बहुत ज़्यादा। आज के समय में मुश्किल है तो? या आज के समय पे क्या है कि कंसीव करते हैं एक आर्किटेक्ट जी, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, देन एक सिविल इंजीनियर से बात करते हैं, फिर वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ये इमेजिन करिए, ये जो हैं आर्किटेक्ट्स थे उस ज़माने में भी, हम लोगों को एंशिएंट टेक्स्ट है मानसार करके आर्किटेक्चरल ट्रीटीजेस है, उसमें मिलता है रेफरेंसेस, और इवन माया मथा, समरांगना सूत्रधार, ये सब आर्किटेक्चरल वर्क है एक्सक्लूसिवली जी।
उसमें आर्किटेक्ट्स के बारे में लिखते हैं वो लोग, कैसे रहा होगा, कारपेंटर्स है, स्कल्प्टर्स है, अलग अलग कैटेगरीज का जो क्राफ्ट्समैन है उनके बारे में रेफरेंसेस देते हैं। वो लोग भी इसका ड्राइंग्स बनाए होंगे डेफिनेटली। उसके लिए हमें एग्जांपल मिलते हैं भोजपुर शिव टेम्पल, भोपाल के पास है ये भोजपुर शिव टेम्पल। वो परमार राज जो है भोज, उन्होंने इसको शुरू किया था लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ जो मंदिर है, मंदिर के बगल में जो रॉक सरफेसेस है उसमें पूरा वो एक एक आर्किटेक्चरल मेंबर्स का ड्राइंग बना रहे हैं, वो हर एक चीज़ का। और उसको अभी भी हम लोग देख सकते हैं उसको, उसका एक आउटलाइन बना रखे हैं। फिर उसको कैसे उन्होंने एक के ऊपर रखा होगा, तो एक कॉन्सेप्ट तो था उनके पास। तो ड्राइंग्स भी ज़रूर बनाया होगा, उन्होंने कंप्लीट विजुअलाइज किया होगा। लेकिन यहाँ एल्लोरा का एक यूनिकनेस ये है कि ये ऊपर से कंस्ट्रक्ट करते हुए नीचे आ रहे हैं, नीचे उतरे, क्योंकि पहाड़ है वो। पहाड़ में से नीचे से तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर से कार्व करते हुए नीचे आ रहे हैं। जब कार्व करते हुए नीचे आ रहे हैं तो उसको फिनिशिंग भी दे रहे हैं, है ना। सिर्फ एक ब्लॉक नहीं छोड़ रहे हैं, उसको फिनिशिंग भी करते करते नीचे तक आ रहे हैं। तो इमेजिन करिए एक आर्किटेक्ट स्कल्प्टर है, नीचे से बनाना तो आसान है जी, लेकिन ऊपर से बनाते हुए नीचे तक आना, उसका प्रोपोर्शंस, हाइट, एवरीथिंग मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट किया, उसके लिए भी उनके पास कम से कम 1000 या 1200 साल का पहले का एक्सपीरियंस था जी। उसको लेके उन्होंने परफेक्शन अचीव किया होगा। सर ऐसा हुनर हमें हिंदुस्तान में कहीं और दिखता है उस समय के टाइम के अंदर कि ऊपर से या तो नीचे आ रहे हो, या हम ऐसा जब हमें एविडेंस मिला तो हम उस टाइम के आर्किटेक्ट्स के बारे में क्या समझ पाए सर? देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर जो शुरुआत है जो है हम लोगों को बिहार में बराबर नागार्जुनी हिल्स करके हैं गया के पास जी, वहाँ मिलने लगता है जी। वो अशोकन पीरियड का जी, 3rd सेंचुरी BC जी, सबसे अर्लीस्ट हम लोगों को वहाँ मिलता है जी। उसके पहले दुनिया में कई जगह में है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में है, उन्होंने पूरा वैली ऑफ किंग्स जो है उन्होंने पूरा पहाड़ को ही खोद के अंदर टूम्स वगैरह बनाया है। टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल है रामेसिस का, वो भी ऐसे ही बनाया। वो बहुत पहले का, कम से कम 3200 साल पुराना है। लेकिन इंडिया में जो है 2300 साल पहले अशोक के पीरियड में सबसे पहले आजीविक करके एक सेक्ट है, बुद्धिस्ट नहीं है, वो जैन नहीं है, लेकिन उनकी तरह ही उन्होंने पेनेंस वगैरह करके उनका मोक्ष प्राप्त किए होंगे। ऐसे वाला एक सेक्ट है, उनके लिए बनाया था। और वहाँ क्या है कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बहुत मुश्किल है जी, तराशना, खोदना, लेकिन उसमें भी उन्होंने ऐसे उसके अंदर खोद के गए, अंदर रहने के लिए बनाया है। और उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर है उसको कम्प्लीटली उन्होंने कॉपी किया, क्योंकि पत्थर में बना रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम्पल सामने है वुडन आर्किटेक्चर, उसको कम्प्लीटली उन्होंने कॉपी किया। और उसके बाद क्या उन्होंने पूरा पॉलिश किया। ग्रेनाइट के ऊपर पॉलिश करना मतलब वो मौर्यन पॉलिश बोलते हैं हम लोग। मौर्यन पीरियड का एक टिपिकल फीचर है कि कोई भी स्कल्पचर बनाया या पिलर बनाया उसको उन्होंने पॉलिश किया, इतना पॉलिश किया कि वो आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, इतना हाई रिफ्लेक्टिवनेस उन्होंने अचीव किया। वो सैंडस्टोन में करते थे, लेकिन यहाँ जो है ग्रेनाइट में कर रहे हैं। ग्रेनाइट में करना मतलब आपको उतना ही हार्डर मटेरियल होना चाहिए, उससे हार्डर होना चाहिए। सो कैसे अचीव किए होंगे हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, बट दे हैव डन दैट। सो वहाँ शुरुआत हुआ है, वहाँ बिहार में शुरुआत हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अर्लीस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है, बसाल्ट है। बसाल्ट का मतलब सर? अलग ही पत्थर है बसाल्ट। अच्छा, बसाल्ट एक तरह का ग्रेनाइट है और बसाल्ट दोनों ही लावा से ही बनते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो इग्नियस रॉक्स बोलते हैं जी। ग्रेनाइट जो है जमीन के अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। लावा एकदम लिक्विड मास 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट जी, वो ज़मीन के नीचे से वो सॉलिडिफाई हो रहा है। इसका मतलब वो फाइन ग्रेन्ड कॉम्पैक्ट बन जा रहा है जी। बसाल्ट जो है ज़मीन के ऊपर फैल रहा है लावा। हाँ। तो आप इमेजिन करिए 5000 डिग्री से एकदम सरफेस टेम्परेचर में पहुंच रहा है एकदम विद इन सेकेंड्स। तो उसमें क्या हो रहा है कि कई सारे गैस जो है उसमें ट्रैप हो जा रहा है, करेक्ट, बसाल्ट के अंदर। हाँ। तो जब सॉलिडिफाई हो रहा है, एक गैसेस जो है अंदर ट्रैप हो रहा है। हाँ। तो वो छोटे छोटे बहुत छोटे कंकड़ का साइज का भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा बोल्डर का साइज में भी अंदर कैविटी बन सकता है। तो इसलिए बसाल्ट जो है इसको अमिग्डलोइडुलर बोलते हैं। अमिग्डलोइडुलर एंड वेसिकुलर, अंदर का ऐसे ऐसे
हाँ। छोटे छोटे कंकर टाइप का छेद है। पॉन्ज जैसे स्पंज में होते हैं वैसे? हाँ, ऐसे होता है, लेकिन बड़े भी हो सकते हैं। बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि इंडिया में जो बसाल्ट फॉर्मेशन है 65 मिलियन ईयर्स, 6.5 करोड़ साल पहले वो खत्म हो गया। उसके बाद कोई आज तक कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए इतने सालों में क्या हुआ कि ये अंदर का जो छोटे छोटे जो होल्स हैं वो भरने लगते हैं। वो अंदर का सराउंडिंग मिनरल्स के बेसिस में वो भरने लगते हैं। तो इसलिए कम्प्लीटली अंदर क्या है कि मिनरल फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे कंकर तो बहुत जल्दी भर जाता है। जो बड़ा कैविटीज है उसके अंदर का क्रिस्टल ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलता है। उसमें क्वार्ट्स बन सकता है, क्वार्ट्स कई तरीके का बन सकता है। अल्टीमेटली ये फ्यूज हो जाने के बाद उसको जैस्पर बोलते हैं या क्वार्ट्स, कई तरीके का है ये पत्थर मिलते हैं। तो ऐसे वाले पत्थर में इन्होंने कोशिश किया बनाना। सर उस समय के लोगों को भी पत्थर की इस तरह की नॉलेज थी? नॉलेज भी है ना, वो धीरे धीरे आने लगा जी। जैसे बसाल्ट का जो है ना कि कई सारे फ्लो होते हैं लावा का, ठीक है ना। एक बार लावा फ्लो हो गया, हो सकता है कि 300 साल 400 साल तक फ्लो ही नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ। हाँ, तो उस बीच में क्या हो रहा है कि एरोशन हो रहा है। एरोशन होके सॉइल्स जो है डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा लावा फ्लो हुआ, तो बीच में जो इतना जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोसॉल, पुराना सॉइल जी, पुरानी मिट्टी जी। वो जो है अगेन उसके मिनरल कंटेंट के ऊपर वो अलग अलग कलर लेते हैं। हाँ। हम लोग उसको रेड बोल बोलते हैं या ग्रीन बोल। तो शुरू में इन्होंने जो एक्सकेवेशन किया है या ऐसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह महाराष्ट्र में बनाना शुरू किया, तो पितलखोरा करके एक जगह है महाराष्ट्र में, एल्लोरा से 40 किलोमीटर दूर जी। और जुन्नर करके एक जगह है, वो पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर जी। वहाँ हम लोगों को देखने के मिलता है कई सारे थिकनेस में रेड बोल और ग्रीन बोल लेयर्स। वो उनको आइडिया नहीं था, खोदना शुरू कर दिया लेकिन बीच में आ गया, तो उसको अवॉइड नहीं कर पाया। तो हो सकता है उन्होंने कई तरीके से उसको लकड़ी के दीवार वगैरह बना के उसको छुपा दिया होगा। बट ये उनके लिए बहुत बड़ा एक लेसन था। सबसे पहले एक्सकेवेशन में उन्होंने जब देखा है कि ऐसे ऐसे लावा के बीच में ऐसे लेयर्स आ रहे हैं, इसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए। तो वहाँ का जो नॉलेज गेन करके वो अजंता में आए होंगे। अजंता में 2nd सेंचुरी BC से हम लोगों को मिलता है जी। बुद्धिस्ट बेसिकली महाराष्ट्र में जो है इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट सारे बुद्धिस्ट का ही मिलता है। अच्छा, हाँ, अजंता में है कार्ला, बाझा, बिरसा और नासिक केव्स, ये सारे जो हैं पूरा बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट और सारे बसाल्ट में ही है, बिकॉज एंटायर महाराष्ट्र जो है बसाल्ट में ही है। तो वहाँ ऐसे उन्होंने शुरू किया। सर अब आपका करियर जाता है, आप अजंता एलोरा केव्स की तरफ जाते हैं, किस सन में गए और एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आपने वहाँ पे क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या आपको मिला, वो बताइए सर। हमारा जब ASA में पोस्टिंग हुआ 97 में, आगरा में हम थे 4.5 साल। उसके बाद मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ तो हम 2001 में औरंगाबाद सर्कल में ज्वाइन किया। ठीक है। औरंगाबाद सर्कल जो है ये पूरा ये जो मॉन्यूमेंट्स अजंता एलोरा, ये बाजा, बिरसा, ये सारे जितने मॉन्यूमेंट्स है इनको कंट्रोल करता था उस समय। सर ये जो सर्कल है आपके आर्कियोलॉजी की दुनिया में, ये पॉपुलर सर्कल है? बहुत पॉपुलर सर्कल है एक हिसाब से, क्योंकि ये पुराने सर्कलों में है एक है। पुराने ज़माने में जैसे ब्रिटिशर्स के पीरियड में बहुत कम सर्कल्स हुआ करता था। एक नॉर्दर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, ईस्टर्न सर्कल, सदर्न सर्कल, देन साउथ वेस्टर्न सर्कल जी। साउथ वेस्टर्न सर्कल का हेडक्वार्टर्स औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद से कई सारा इलाका वो कंट्रोल में आता था, एंटायर महाराष्ट्र, ठीक है। फिर तो थोड़ा हिस्सा जो है कर्नाटक का भी ये आता था। इसलिए फेमस है। इसमें कई सारे जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, लिखा हुआ चीज़, ये सब देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं जब आगरा में था, मेरा पूरा एक मुग़ल आर्किटेक्चर में पूरा आपका मेरा एक्सपोजर था जी। क्योंकि वहाँ जो है खासकर मुग़ल का मॉन्यूमेंट ज़्यादा है आगरा में, फतेहपुर सिकरी में जी। लेकिन जब वहाँ मैंने पहुँचा तो देखा कि वहाँ और पुरानी इतिहास है जी। और उसके पहले भी जा रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी बहुत सारे हैं वहाँ, चालकोलिथिक साइट्स हैं, जैसे दाइमाबाद करके साइट भी हैं। बट ये आर्किटेक्चर यूनिक है। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, एंटायर इंडिया में, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बहुत आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। क्योंकि अजंता जो है पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। आपने सुना होगा पद्मपानी, वज्रपानी, है ना, बहुत फेमस है। और एलोरा जो है स्कल्पचर्स के लिए
बहुत फेमस माना जाता है, क्योंकि कैलाशा जो है पूरा मंदिर ही जी पत्थर से वो किया उन्होंने, पूरा कार्व आउट किया। तो ये दोनों अलग एक हिसाब से दोनों समान इसमें हैं, बट अलग अलग भी है, इनका जो यूनिकनेस अलग है। तो अब आपकी पोस्टिंग हो गई है औरंगाबाद सर्कल में, अब क्या है सर, यहाँ से कैसी जर्नी आपकी आगे बढ़ती है? हमारा जो शुरुआत का एक्सपीरियंस है कि हमने एक एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट किया एलोरा में। एलोरा में हम पिछले बार भी बताए थे कि अनफिनिश्ड केव था, अनफिनिश्ड वो एक गुफा है, और वो धूमर लेना करके केव 29 के बगल में है। धूमर लेना है केव 29, उसके बगल में ही लोकेटेड है। तो हम लोग जब उसको एक्सकेवेट किया तो पता चला कि कैसे उन्होंने उस केव को एक्सकेवेट किया है, मंदिर बना रहे होंगे या दूसरा कोई बना रहे होंगे स्ट्रक्चर, वो उन्होंने कैसे उसको निकाल के डिस्कार्ड किया उसको। ये आपका पहली बार जब आपका औरंगाबाद सर्कल में ट्रांसफर हुआ है, तब आप जो पहले एक्सकेवेशन पे गए उसी तब आपने ये अनफिनिश्ड केव को आप लोगों ने एक्सकेवेट करना शुरू किया, और वहाँ से आपकी फाइंडिंग्स क्या है सर? उन्होंने क्या करते हैं ना, जब कोई पहाड़ को खोद के बाहर से खोद के कट इन में जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो जितना जो पत्थर निकल रहा है उसको सामने ही फेंक रहे हैं वो लोग। अच्छा, उसका एक पैटर्न है। हाँ। है ना, बड़े पत्थर सबसे नीचे वाले हिस्से में मिलते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर ऊपर मिलते हैं। हाँ। तो पूरा एक पैटर्न हम लोगों को मिला। तो उसमें कार्विंग का निशान है, उसमें उसको खोद के निकालने का निशान है। हाँ। तो ये पूरा हम लोग ने स्टडी किया, और हम लोगों को 2 चिसल भी मिला उधर। चिसल क्या होता है सर? चिसल जो है वो जिससे वो पहाड़ को तोड़ते हैं। समझ गया। वो छोटे बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि है ना, जब शुरू में एक्सकेवेट करते हैं तो बहुत मोटे चिसल यूज करते हैं। तो ये जो चिसल आपको मिले हैं सर, ये उस जमाने के चिसल आप लोग को मिले? बिल्कुल। क्या चीज के बने हैं सर? वो लोहे का है। लोहे का बना हुआ है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में लोहा आ गया था, और लोहे का है ना बहुत स्ट्रांग होता है, कि कॉपर से बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए लोहे का ही बनाते थे। सर ये जब किसी आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप जब ये एक्सकेवेट करें, आपके साथ कितने लोगों की टीम होगी जब आप ये एक्सकेवेट? हम लोग 3 लोग थे, 3 आर्कियोलॉजिस्ट, बाकी तो हम लोग लेबरर्स वगैरह एंगेज करते हैं, बट 3 आर्कियोलॉजिस्ट थे। हम खुद भी एक्सकेवेट करते हैं, ऐसे नहीं कि लेबरर्स। सब मिलके कर रहे होते हैं? सब मिलके करते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट कैसे होता है, वो कैसे डिपॉजिट होता है, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन देना है, तो हम लोग समझते हैं जी। तो इसलिए हम लोगों को खुद को करना होता है ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है, किसी लेबरर के हवाला ना करके हम लोग खुद करते हैं, खुद करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस समय पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, एक एक चीज़ को रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको ड्राइंग, फोटोग्राफी, सब चीज़ करते हैं। तो पता चलता है कि कॉन्टेक्स्ट। वीडियो उस ज़माने में उतना नहीं था, क्योंकि ये 2001 की बात है जी। उस समय इतना प्रचलित नहीं था। अभी तो पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपके पास ड्रोन भी है जी, है ना, आपको कहीं स्टैंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। उस ज़माने में ऐसे नहीं था, बट नॉर्मल फोटोग्राफी तो होता ही था। तो आपको 2 चिजल मिले, मिलते आप लोग का रिएक्शन कैसा होता है? मतलब ये कोई आम बात है आप लोग की दुनिया के अंदर की मजा आ जाता है? नहीं, वो डिपेंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है। हाँ। हम ये सोचते थे चिजल कैसे मिल गया। हाँ। क्योंकि देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चिजल जी, और उनको खोदने के लिए इस्तेमाल होता था, उसको कैसे छोड़ के जाएंगे। है ना। तो हो सकता है कि एक्सीडेंटली छोड़ के चले गए होंगे, या गिर गया होगा, भूल गए होंगे। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा एक एविडेंस मिला कि उस ज़माने के चिसल कैसे होता था, किस शेप का होता था। है ना, चौकोर था और एंड में शार्प, एकदम दोनों साइड शार्प। अच्छा। हाँ, तो ये एक बड़ा एक अच्छा एविडेंस मिला कि कैसे उन लोगों ने एक तरीका के चिसल। इसकी तस्वीर होगी आपके पास? तस्वीर, हाँ, तस्वीर तो खींचे थे उस ज़माने, आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग जी। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक एविडेंस है। है ना। सो हम लोग को एक पूरा पैटर्न मिल जाता है कि कैसे वो लोग एक्सकेवेट करते हैं। उसके अलावा क्या है कि येलोरा और अजंता दोनों जगह में अनफिनिश्ड केव्स है। एक तो एक कंप्लीट केव्स है, उन्होंने पूरा एक्सकेवेट किया, पेंटिंग्स बनाया, बहुत सुंदर। कुछ केव्स ऐसे हैं कि शुरू तो किया, कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों सर? कई सारे रीजंस हो सकता है। एक ही देखिए, सारे जो एंटरप्राइजेस जो हैं डोनेशन से बनता था। अच्छा। है ना, उस जमाने का कोई राजा ने डोनेट किया होगा, या मंत्री ने डोनेट किया, या नोबल पर्सन किया होगा, या कोई कॉमन पर्सन भी किया होगा, कोई भी। हम लोग के एविडेंसेस मिलते हैं। पितलखोरा में एक एविडेंस ऐसा है कि एक पिलर में लिखा होता है कि प्रतिष्ठान, उसको लिखा है कि पतिथाना। पतितान मीन्स प्रतिष्ठान, वो प्राकृत में लिखते हैं, वो संस्कृत का नाम है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है शातवाहनों का कैपिटल था, वो औरंगाबाद से 50 किलोमीटर दूर में है। तो प्रतिष्ठान का एक परफ्यूमर फैमिली है ना, जो बंदा ये जो पिलर डोनेट किया, वो बिलोंग करता है एक परफ्यूमर का फैमिली।
आप इमेजिन करिए कि उस ज़माने में परफ्यूम बनाते होंगे, जी वो एक सेपरेट फैमिली बनाता होगा, जी, तो उस फैमिली से एक बंदे ने इसको डोनेट किया, क्योंकि अच्छा एक पैसा होगा, पिलर। बिजनेसमैन था उस समय का। हाँ पैसा, और हाँ। वो इसके लिए कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा हाँ है ना, इसको धम्म के लिए, हाँ। मतलब बुद्धिस्ट धम्म के लिए उन्होंने हाँ प्रेजेंट किया। इसका मतलब वो कुछ पुण्य प्राप्त कर रहा है, हाँ ठीक है ना। ऐसे कई सारे डोनेशंस हम लोगों को देखने के लिए हाँ। मिलता है। तो ये सारे जो एंटरप्राइजेस जो हैं डोनेशन के बेसिस में था, कोई भी कर सकता है। हो सकता है डोनेशंस की कमी हो गया होगा, या हो सकता है कि कोई वार आ गया होगा, या सिचुएशन ठीक नहीं था तो अबैंडन हो गया होगा। तो ऐसे अबैंडन्ड केव्स में हम लोगों को कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बेसिस में हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रंट टू बैक एस्केवेट करते थे जी, है ना। अगर वो रॉक सरफेस, वर्टिकल सरफेस मिल गया जी सामने से लेके खोदते हुए गए जी, लेकिन उसमें से टॉप से बॉटम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने सामने एस्केवेट किया लेकिन टॉप से शुरू किया मैंने जी। तो टॉप से करते हुए मैं जब नीचे आऊँगा पिलर का ऊपरी हिस्सा जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक बात है। नीचे वाला रफ रहेगा। ऐसे हम लोग के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है। कम से कम हमने तो देखा कि 6 लेवल का लगातार काम करते हुए एविडेंस मिल रहा है। मान लें कि सामने कंप्लीट हो गया, वो अंदर चले गए, मंडप में चले गए, मंडप में ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया लेकिन बीच में ऐसे छोड़ रखा है पत्थर, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग यूज नहीं करते थे, इसीलिए वो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। अगर टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है, बांधने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो लकड़ी के हम सब देखते हैं, लोग लटक लटक के ऊपर जाते हैं और चीजें कर रहे होते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्योंकि वो आपको खड़े होने के लिए रॉक है उधर, सरफेस है, तो उसके ऊपर खड़े होकर आप सीलिंग कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसको खोद के नीचे आ गए, फिर मिडिल लेवल कंप्लीट किया, फिर एकदम जमीन में आ गए। तो ऐसे उन्होंने पूरा कंप्लीट प्लानिंग करके बनाया। सर अब एक तरह से अजंता को एक तरह से समझते हैं, फिर एलोरा और कैलाशा टेम्पल को समझेंगे। सर अजंता का आपका एक्सपीरियंस क्या है? अजंता में क्या क्या ऐसी चीज़ें मिली? अजंता जो केव्स हैं वो उस समय के बारे में क्या क्या हमें बताती हैं, इस बारे में चलते हैं सर। देखिए अजंता ये है एक वंडर है, दुनिया का वंडर है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी है। तो दुनिया को पता नहीं था कि अजंता केव्स था उधर। तो 1819 में एक जॉन स्मिथ करके एक ब्रिटिश कैप्टन है जी, ब्रिटिश जो मेड्रास रेजिमेंट का ब्रिटिश आर्मी में जी एक कैप्टन है, वो लिखते हैं कि वो उस एरिया में गुजर रहे थे टाइगर हंटिंग के लिए जी। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा आर्च दिख रहा है दूर से। तो ज़रूर लोकल लोगों ने भी मदद किया, लोकल लोगों को हो सकता है मालूम भी होगा क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पहले नहीं देखा इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। उन्होंने देखा बहुत बड़ा आर्च है, वो नीचे उतर के देखा तो वो बहुत बड़ा चैत्यागृह है ना। जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 2 तरीके का हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक चैत्यागृह दैट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, एक विहार। विहार जो है मोनास्ट्री जहाँ मंक्स वगैरह रहते थे, वहाँ रिलीजियस। चैत्यागृह मतलब यहाँ पे वर्शिप होती है और विहार मतलब यहाँ पे मंक्स रहते हैं जी। और चैत्यागृह जो है एक अपसाइडल शेप बोलते हैं हम लोग, ये रेक्टेंगुलर होता है जी, पीछे की तरह सेमी सर्कुलर जी, इसको अपसाइडल बोलते हैं। और पीछे स्तूप को उन्होंने कार्व करते हैं। स्तूप जो है वो दैट इज द वर्शिप जी, क्योंकि बुद्ध को इनिशियली वो इमेज में वर्शिप नहीं करते थे जी, स्तूप को ही वर्शिप करते थे जी। ये जाके देखा, ये केव नंबर 10 है अजंता का, जिसने फ्रंट वाला आर्च देखा जी। तो अंदर जाकर देखा एकदम चौंक गया, और दीवार में पेंटिंग है, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है अंदर। तो वहाँ से कहानी शुरू हो रहा अजंता के बारे में। उसके बाद बहुत सारे एजेंसीज ने वहाँ काम किया है, उन्होंने पेंटिंग डॉक्यूमेंट किया, लेकिन बदकिस्मती यही थी कि जिसने भी उसको पेंटिंग्स को कॉपी किया, क्योंकि अजंता पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है, केव नंबर 1, 2, 16, 17 में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है। तो उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाया, फिर इंग्लैंड में उसको एग्जीबिशन में लगाया तो आग लग गया। जब उसके बारे में जब अच्छा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे ख्याल में 3 बार जो है वो ऐसे हो गया हालत। सर ये कोइंसिडेंस है कि कोइंसिडेंस है? पता नहीं, कोइंसिडेंस ही होगा, क्योंकि उस जमाने में क्या है कि लाइटिंग का तो कोई सिस्टम नहीं था जी। दे माइट हैव यूज्ड सम फ्लेमेबल मटेरियल, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में जो है 1920s में दोबारा हुआ, उसमें बड़े बड़े आर्टिसन जो हैं पार्टिसिपेट किया इंडिया से, तो वो प्रिजर्व्ड है मेरे ख्याल में। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको पब्लिश भी किया, तो इसलिए कई सारे प्रिजर्व्ड है। तो अजंता जो है, शुआनजांग का नाम सुना होगा, जो चाइनीज ट्रैवलर है। बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो वो 7th सेंचुरी में आया था इंडिया, क्योंकि अच्छा। बुद्धिज्म उस समय इतना फेमस हो चुका था, इंडिया से उत्पन्न हुआ, वहाँ से फैल के अफगानिस्तान, फिर चाइना, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह फैल गया था। तो चाइना इंडिया को बर्थ
प्लेस ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर करके हाँ, बहुत होली प्लेस मानते थे। जी, तो कई सारे ट्रैवलर्स वहाँ से आते थे, मंक्स आते थे, यहाँ के जो मोनास्ट्रीज है वहाँ रह के बुद्धिस्ट फिलॉसफी वगैरह सीख के गए थे। वैसे एक ट्रैवलर था श्वानजांग। श्वानज़ांग, श्वानजांग जो हैं हाँ। वो 6th सेंचुरी में आए, जिस समय इंडिया में रूल कर रहे थे हर्षवर्धन नॉर्थ में, ठीक, सेंट्रल इंडिया में पुलकेशिन हाँ, और सदर्न इंडिया में नरसिम्हवर्मन पल्लवा, ठीक है ना। हाँ, ये तीनों राजाओं से मिला है श्वानजांग, हाँ, ठीक है ना। वो फिर नालंदा में जाके 7 साल रहा, 7 साल रहेगा, वहाँ का सीखा, फिर अल्टीमेटली वहाँ का आचार्य भी बना। हाँ, फिर वो कांचीपुरम जो पल्लवास का कैपिटल है वहाँ जाके फिर लौट के जब जा रहा था, हाँ, अजंता तो विजिट नहीं किया, हाँ, लेकिन लोगों से सुना कि ऐसे डीप इनसाइड महाराष्ट्र हाँ, ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का, हाँ, वो ऐसे एक एक स्टेप के ऊपर पत्थर है, उसमें तराशा गया है, हाँ, जहाँ एक मोनास्ट्री के जो एंट्रेंस में 2 हाथी है। अभी वो केव 16 देखेंगे, उसमें एंट्रेंस के दोनों साइड हाथी है, तो इसका मतलब सही था कहानी। लेकिन वो लिखते हैं कि वहाँ एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में 70 फुट का बुद्धा स्टैचू है, लेकिन वो नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ कहानियाँ जो हैं गलत भी होगा, बट इन्होंने जो सुना उसके बारे में लिखा है जी, तो वो हम लोगों को लास्ट एक पर्टिकुलर एविडेंस मिल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि यही 9th सेंचुरी में अजंता अबैंडन हो गया, 1819 में डिस्कवर हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, निज़ाम गवर्नमेंट के अंदर आता था उस समय, निज़ाम को प्रोविंसेस में जी, तो कई सारा डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ, प्रिजर्वेशन भी हुआ, एंड अल्टीमेटली 1961 में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आया है। ठीक, सो हम लोगों के पास अजंता के ऊपर बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, आर्किटेक्चर का, पेंटिंग का। फिर 2001 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एंगेज करके पूरा उसका जियोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट किया। क्या मिला सर उसके अंदर, क्या जियोलॉजिकल स्टडीज़ में ये मालूम हुआ कि देखिए अजंता केव्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वाटर लीकेज अच्छा है ना, क्योंकि वो बसाल्ट लावा फ्लोज जो हैं एक एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, उसके बीच में गैप है, हाँ, तो कहीं से पानी एंटर हो रहा है और कहीं से वो बाहर आ रहा बाहर है। आ रहा है, तो ये कहाँ एंट्री हो रहा है पता नहीं, हाँ, एग्जिट जहाँ हो रहा है वो तो पता है। कई जगह में वो पेंटिंग्स को भी ख़राब कर रहा है। हाँ, तो हम लोगों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आता था हाँ, कि ये सही ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। हाँ। लेकिन लोग ये समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे कि पानी का एंट्री जो है 3 किलोमीटर दूर से भी हो सकता है। आपको आइडिया नहीं लगेगा, आइडिया ही नहीं, किसी भी दिशा से हो सकता है। हाँ, ये कैसे रोक पाएंगे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि सरफेस का जो रन ऑफ वाटर है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे जो स्टेप्स उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ आपने चैनल लगाइए, हाँ, तो हमने लगाया हाँ, तो उसका सीपेज भी कम हुआ है, करीब 70 to 80% सीपेज जो है हमने रिड्यूस किया। और उन्होंने अलग अलग तरीके का बसाल्ट के बारे में स्टडी किया। वो बोलते हैं कि 2 तरीके का ये लावा फ्लो है यहाँ। एक आ फ्लो बोलते हैं, आ फ्लो मतलब वो हवाईयन ओरिजिन है, हवाई में अभी भी लावा फ्लो होते हैं, तो इसलिए वहाँ का ओरिजिन है हवाई भाषा में ये आ फ्लो करके। क्या होता है ये एक हाइफन अपोस्ट्रोफी और छोटा ये, इसको आ अच्छा, प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो लावा फ्लो है ये हॉरिजॉन्टल फ्लो तो होता है, लेकिन क्लिंकरिंग होता है, मतलब एकदम फट रहा है, फूट रहा है। अच्छा, तो ये एक होमोजीनियस नहीं बनेगा, तो इसमें कार्विंग नहीं होगा। और ताजुब की बात है, देखिए वो वाला लेयर को इन्होंने अवॉइड कर रखा है एंशिएंट स्कल्प्टर्स ने, तो इनका नॉलेज था देखिए ऐसे वाला लेयर्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा तरीके का फ्लो है पाहो, हाँ लिखते हैं PAHOE, पाहो। वो ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लो भी हो रहा है, थोड़ा होमोजीनियस भी है, कार्विंग के लिए भी सूटेबल है, तो उसी में ये लोग कार्विंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जियोलॉजी भी समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते करते पीतल खोरा जुन्नर थोड़ा करके ये 100-150 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। फिर उनको समझ में आके ये इन्होंने ऐसे लेयर्स उन्होंने चुना जहाँ से ये कार्व किया। पाहो फ्लो जहाँ फ्लो चल रहा है, ठीक है ना। और अजंता में जो सबसे यूनिकनेस क्या है कि पेंटिंग्स क्या है कि बुद्ध को पूर्व जन्म का दिखाते हैं, उसको हम जातका स्टोरीज बोलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में। क्योंकि बुद्ध बनने से पहले वो बोधिसत्व थे। अब बोधिसत्व में कई सारे रूप लेके किसी जन्म में 6 दांतों वाली छड़दंत हाथी। कहीं पे सुना था कि बुद्ध का ये नंबर ऑफ उन्होंने मल्टीपल जन्म लिए और उसके बाद ये जन्म जो हमारे फाइनली वो सिद्धार्थ जन्म हुआ, वो
एनलाइटनमेंट के बाद और बुद्ध आगे बने। भी बुद्ध आएंगे, आगे भी नहीं, आगे भी हैं ये उनके टेक्स्ट में है। वो आगे भी हैं उनका, इसमें आ सकते हैं। जी। तो ये जो जातका स्टोरीज है, हाँ। ये एक तरीके से क्या है कि लोगों को एजुकेशन देना है कि ठीक है। कैसे राइटियस पाथ वगैरह अडॉप्ट करना है, कैसे अच्छे जीवन जीना है ना, ये सारे इसलिए स्टोरीज जो हैं एक हिसाब से एजुकेशन है। उसको वो पेंटिंग में डेबिट कर रहे हैं। वो पेंटिंग कब कर रहे हैं? 2nd सेंचुरी BC से। अर्लीस्ट पेंटिंग अजंता में जो है केव नंबर 9 और 10 में 2nd सेंचुरी BC के हैं। ओके। वहाँ का डिफरेंट स्टाइल्स दिखते हैं। उनका ड्रेस का स्टाइल, उनका टर्बन का स्टाइल हम देखते ही बता सकते हैं। और टर्बन का स्टाइल टिपिकली क्या है, सांची का जो स्तूप है उसके तोरण का स्कल्पचर से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए हम फटाफट बोल सकते हैं अच्छा उसी ज़माने के हैं। वो शातवाहन पीरियड में ऐसे ही होता था। उसके बाद हम लोगों को जो पेंटिंग मिल रहा है 5th सेंचुरी का, 1500 साल पहले, एकदम टोटली अलग है। वहाँ का आर्किटेक्चर, पैलेस लाइफ दिखाते, तो उस जमाने में पैलेस कैसे होता था पेंटिंग्स को देखते हम समझ सकते हैं। सर कोई एक पेंटिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक पेंटिंग जो आपके ज़हन में आती है? एक पेंटिंग जो है हमको याद आ रहा है कि केव नंबर 1 में वसंत जातका। वसंत जातक में है कि एक राजा है, वो अपना जो लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के मंक बनना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी है क्वीन जो है उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तो उसके सामने वो महल में बैठे रहते हैं। महल में बहुत बढ़िया एक पेविलियन है, उसका पूरा डेकोरेटेड है। तो उन्होंने राजा के लिए पूरा नाच गाने का वो इंतज़ाम कर रखा है। वो सामने वो डिपिक्ट करते हैं कि वो डांसर्स, म्यूजिशियंस, तो हम देख सकते हैं डांसर्स कैसे ड्रेस करते हैं, क्या क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है, महल का आर्किटेक्चर क्या है। तो इसके बावजूद राजा को जो है नहीं हमको तो ये लाइफ सूट नहीं है, हमको मंक बनना है। ये पेंटिंग है, एक पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर एक राजा बैठे हुए हैं, राजा और रानी महल में बैठे हुए हैं, रानी भी बैठी हुई है, सामने डांस चल रहा है। तो ये कंक्लूजन कैसे निकला सर कि ये राजा मंक बनना चाह रहे हैं? क्योंकि उसके नेक्स्ट सीन में जो है वो बुद्ध को दिखाते हैं या कोई मंक को दिखाते हैं, उनको सामने जाके वो प्रणाम कर रहा है ना, जो बाद में कन्वर्शन हो रहा है। उसके पहले क्या है, वो घोड़े में बैठ के वो महल छोड़ के जा रहा है। वो गेट है, गेट का बहुत बढ़िया पेंटिंग है, गेट से बाहर निकल के जा रहा है। उसके बाद जाके वो बुद्ध के सामने वो प्रणाम कर रहा है। सो ये सब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंशियल पेंटिंग्स बनी हुई, पूरी कहानी डिपिक्टेड है उसके अंदर, पूरी कहानी है। इसके थ्रू हम लोगों को सारी चीज़ हम उस समय का कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड का ड्रेस स्टाइल से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, ज्वेलरी कैसे था, क्योंकि वो क्राउन भी पहने हुए, मुकुट पहने हुए हैं, बैंगल्स हैं, नेकलेसेस हैं, ये सारे के बारे में पूरा एंटायर लाइफ स्टाइल उस समय का हम पता कर सकते हैं। सर तो मतलब जो आप लोग उस काम के लिए जाते हैं, तो जब आप ये पेंटिंग्स देखते हैं, आप लोग सब लोग बैठे होते हैं, तो ये पूरी फिल्म आप लोग देख रहे होते हैं और कहानी आप लोग इसके साथ साथ लिख जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर तो है ना सर? मार्जिन ऑफ एरर इसीलिए है कि देखिए कई सारे जगह में पैचेस में मिलते हैं जी, क्योंकि इतने साल के बाद मिला है। कई सारे जगह में पेंटिंग्स निकल चुका कम्प्लीटली जी, पैचेस में मिल रहा है। हाँ। और कंप्लीट स्टोरी भी डिपिक्ट नहीं करते हैं। करेक्ट। एक बहुत बड़ा स्टोरी है, उसको 3 या 4 एपिसोड ही दिखा रहे हैं उसमें। हाँ। सीन दिखा रहे हैं। हाँ। तो कुछ एरर भी हो सकता है, कुछ पेंटिंग्स को हम आइडेंटिफाई भी कर नहीं पाते हैं। हाँ। ऐसे भी हैं, बट ज़्यादातर जो है आइडेंटिफाई कर लिया। कई सारे लोगों ने रिसर्च किया, PhD किया इसके ऊपर, तो ज़्यादातर हम लोग इसको समझ सकते हैं। सर ये तो आपने कमाल का एग्जांपल दिया पेंटिंग का, और कोई एग्जांपल आपको पेंटिंग का ध्यान है? पेंटिंग का और एक मेरा ख्याल में आ रहा है कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध बनने के बाद, क्योंकि उनकी माँ जो हैं पहले से गुजर गई, वो पैदा होने के बाद ही गुजर गई, तो ये बुद्ध बनने का जो लाभ जो है उनको उनके माँ को नहीं मिला। तो एक बुद्ध, इसमें माइथोलॉजी में एक स्टोरी है कि वो हेवन में जाते हैं, तुषिता हेवन, बुद्धिस्ट हेवन जो है, वहाँ जाके अपनी माँ को प्रीच करके फिर वो वापस ज़मीन में आते हैं, पृथ्वी में आते हैं। तो वो जगह जो है संकीसा, ठीक है ना, वो वहाँ एक पेंटिंग के रूप में डिपिक्ट करते हैं। जैसे बुद्ध बैठ के प्रीच कर रहे हैं, है ना, हेवन में, उसके बाद उतर के वो पृथ्वी में आ रहे हैं, वो दोनों सीन डिपिक्ट करते हैं। ये मेरे को बहुत ही सर उतर के पृथ्वी पे आ रहे हैं, ये कैसे डिपिक्ट किया हुआ उन्होंने? वो 2 लेवल्स में दिखाते हैं। अच्छा। सांची में क्या दिखाते हैं, एक सीढ़ी कार्व कर दिया ऊपर। उस समय सांची के समय पे बुद्ध को मानव रूप में पूजा नहीं करते थे। बुद्ध को बोधि ट्री दिखाएंगे या कोई चक्र दिखाएंगे, कोई धर्म चक्र है, तो उस सीढ़ी में ऊपर चक्र दिखाते हैं और नीचे चक्र दिखाते हैं। इसका मतलब ऊपर से वो नीचे आए। ये बहुत फैसिनेटिंग है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला स्टोरी जो है, और बहुत अच्छा पेंटेड है।
ये अजंता में। यानी कि बुद्ध जब अपना सब कुछ जब बुद्ध बन जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरी माँ को लाभ नहीं मिला, बिल्कुल, तो माँ के पास हेवन जाके उनको प्रीच करते हैं और फिर वापस आते हैं धरती पे। फिर वापस आते हैं। ऐसी कितनी पेंटिंग्स होंगी सर अजंता में? अजंता में तो हर एक केव में पेंटिंग था, मतलब वहाँ तो टोटल 30 हैं, उसमें 3-4 जो है अनफिनिश्ड है, बाकी सब में पेंटिंग था, लेकिन बेस्ट प्रिजर्व जो है केव नंबर 1 to 16, 17, 9, 10 में भी है, लेकिन बेस्ट इन चीज़ों। और सर एक केव में एक ही कहानी चलती है, एक केव में नहीं, मल्टीपल कहानी है? अलग अलग। जैसे केव नंबर 2 में बुद्ध का जो बर्थ स्टोरी पूरा दिखाते हैं, है ना, वो केव नंबर 1 में नहीं। अच्छा, वो कैसी पेंटिंग है सर? वो ऐसा है कि जैसे उनके मदर जो हैं वो एक ड्रीम देखती हैं कि वाइट एलिफेंट उनके वूम में एंटर कर रहा करके, सो इमीडिएटली वो सरप्राइज हो जाती हैं, ऐसे सफ़ेद हाथी एंटर कर रहा है। फिर आपने जाके वो शुद्धोधन जो उनके हस्बैंड है उनको बताती हैं, देन वो सारे उस ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर सबको बुला के ऐसे कहानी ये ऐसे हुआ बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए आपको एक बेटा तो पैदा होगा, ये को महाराजाधिराज बन सकता है, नहीं तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी सन्यासी बनेगा। सन्यासी, तो तुरंत वो राजा डिसाइड करता है नहीं सन्यासी तो नहीं बनाने देना है इनको, तो हमारा आगे का वो पीढ़ी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने महल में रखा सिद्धार्थ को, महल में रख के 29 साल तक वो महल में रहे, शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, महल से बाहर भी नहीं निकले। बट एक बार वो महल से जब बाहर निकलते हैं वो 4 सीन देखते हैं। एक बुढ़ा आदमी को देखते हैं, ये पेंटिंग में है, वहाँ पे पेंटिंग में सारे चीज़ नहीं है, कुछ स्कल्पचर में है जी, लेकिन उस वाले पेंटिंग में सिर्फ बर्थ दिखाते हैं, फिर उनको लेके आके दिखाते हैं, क्योंकि बाकी सारे पेंटिंग जो है खत्म हो चुका है। अच्छा, तो फिर वो 4 निकलते हैं, तो 4 चीज़ें क्या देखते हैं? 4 चीज़ें, एक तो ओल्ड मैन बुढ़े को देखते हैं, एक सिक पर्सन को देखते हैं जिसको बीमारी वगैरह है, एक डेड पर्सन को देखते हैं जिसको लोग लेके जाते हैं। ये सब पहले नहीं देखा, इसलिए उनको पता नहीं था क्या चीज़ है। उसके बाद आखिर में देखते हैं एक व्यक्ति जो है बहुत शांत, एकदम कुछ चिंता नहीं, कुछ नहीं, वो एक सन्यासी है। वो देखे वो अट्रैक्ट हो जाता है, अच्छा हमको भी सन्यासी बनना है। तब उन्होंने अपना जीवन छोड़ के जाके वो पूरा मेडिटेशन करके अल्टीमेटली बुद्ध बना। तो ये है। तो पेंटिंग्स कई किस्म के होते हैं। एक तो हो जातका स्टोरीज, एक बुद्ध भगवान के जो उस समय के जो क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ वो स्टोरी, जैसे वो तुषिता हेवन में गए थे, एक मिराकल ऑफ श्रावस्ती बोलते हैं, अपने को 1000 बुद्धा के फॉर्म में उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, क्योंकि उस ज़माने में तो अलग अलग रिलीजन होते थे, तो कॉन्फ्लिक्ट होता था कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो टीचिंग्स किसका अच्छा है क्या है। तो बुद्ध अपना टीचिंग्स के बारे में जब बताते हैं, दूसरे रिलीजियंस या दूसरे टीचिंग्स को कैसे बुद्ध का रिलीजन अच्छा है बताने के लिए अपने आप को मल्टीपल रूप दिखाते हैं 1000 फॉर्म्स में। वो श्रावस्ती में हुआ उनका, तो 1000 रूप में उसको मिरेकल ऑफ श्रावस्ती बोलते हैं, वो भी डिपिक्ट करते हैं। और उनका लाइफ टाइम का भी दिखाते हैं, जैसे उनके ऊपर उनका कजिन जो है देवदत्त है ना, एक मैड एलिफेंट को छोड़ देता है उनके ऊपर, थोड़ा उनका जेलसी हो जाता है, और राजगृह में हुआ, वो राजगृह जो एंशिएंट सिटी था, तो बुद्ध जो है उस हाथी को एकदम शांत करा देते हैं अपने हाथ उठा के। वो वाला भी है, केव 17 में वो डिपिक्टेड है। ऐसे कई सारे बुद्ध लाइफ का भी है, जातका स्टोरीज भी हैं, और बाकी कुछ लाइफ स्टोरीज भी हैं, कुछ जनरल स्टोरीज भी हैं, उस ज़माने का सोशल लाइफ, सब चीज़ डिपिक्टेड है। सर लास्ट आपको कुछ पता है कि लास्ट क्या डिस्कवर हुआ है अजंता के अंदर? कोई लास्ट आपको कुछ याद आता है? अजंता में मेजर डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे डिस्कवरीज पहले हो चुके थे। मेजर डिस्कवरी 2001 से पहले एक एक्सकेवेशन हुआ था, वहाँ एक नदी है वाघोरा, वो लेफ्ट हैंड साइड में तो केव्स बना हुआ है, सामने जो है जब एक्सकेवेट किया तो वहाँ ईंट का बना हुआ मोनास्ट्रीज वगैरह मिला। वो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया। ये ऐसे ने जब एक्सकेवेट किया वहाँ कुछ इमेजेस वगैरह मिला, कुछ एविडेंसेस वगैरह मिला। ये रिमार्केबल डिस्कवरी है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो लोग सोचे कि सिर्फ केव स्ट्रक्चर, लेकिन ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी वहाँ से निकला। ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है। तो ये सर अजंता हमने मोटा मोटा समझ लिया, यही अजंता के अंदर पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं, बुद्ध के जीवन के बारे में सब कुछ। अब एलोरा की तरफ चलते हैं सर। एलोरा क्या है सर, क्या है, उसका क्या रिजेंबलेंस है, वहाँ पे क्या खास बात है, उसकी यूनिकनेस क्या है, वो समझते हैं सर। देखिए
अजंता जो है 6-7 सेंचुरी तक चला, 2nd सेंचुरी BC से लेके करीब 800 साल बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो गायब हो गया। जब अजंता खत्म हो रहा है, एलोरा शुरू हो रहा है। अच्छा। एलोरा का जो अर्लीस्ट है बुद्धिज्म का ही वहाँ इस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ विहार भी है, चैत्यगृह भी है, सबसे बड़ा विहार भी है। केव 11 और 12 जो हैं 2 ताल और 3 ताल बोलते हैं, सबसे बड़ा विहार है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ का बुद्धिज्म एक आगे डेवलप्ड हुआ, कि मैं बताना भूल गया कि बुद्धिज्म में भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। जब शुरू हुआ उसको तेरवाद बोलते हैं, है ना, तेरवाद या हीनायन। अभी भी श्रीलंका में जो है तेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ही प्रचलित में है, ठीक है ना। फिर कनिष्क जो राजा था उसके ज़माने में 4था बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, है ना। उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम बुद्ध भगवान को हम मानव रूप में भी हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो तब से लेकर हम उसको महायान बुद्धिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 6th और 7th सेंचुरी में अनदर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आया, तांत्रिज्म, है ना। 6th और 7th सेंचुरी में वज्रायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वो हम लोगों को एलोरा में देखने के लिए मिलता है। वज्रायन नाम है उसका। वज्रायन, उसकी क्या खास बात है? उसमें क्या है कि कई सारे एडिशनल डीटीज, मेल डीटीज, फीमेल डीटीज, है ना। हम लोग देखते हैं अवलोकितेश्वर का, अवलोकितेश्वर करके एक अटेंडेंट डीटी है, उनको डिपिक्ट करते हैं। फीमेल डीटी में तारा करके हैं, वो उनका डिपिक्शन है। फिर चक्रेश्वरी करके एक डीटी है। सो कई सारे अलग अलग डीटी हैं, उनका फॉर्म वगैरह निकल के आता है। उसको वज्रायनिज्म बोलते हैं कि वो वहाँ एलोरा में अर्लीस्ट फॉर्म, उसके बाद भी वो डेवलप होके अल्टीमेटली वो बुद्धिज़्म जो है बाहर चला गया, नेपाल या तिब्बत में जाके वो हम लोगों को बाद का वो स्टेजेस मिलते हैं। तो ये एलोरा में जब बुद्धिज़्म का जो सेटलमेंट था, बुद्धिज़्म अर्लीस्ट वहाँ मोनास्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश किया, वो चलता आ रहा था। बाद में हम देखते हैं कि कुछ हिंदू का भी केव्स वहाँ बनने शुरू हुआ। अच्छा, अब हिंदुइज्म भी आ चुका है वहाँ पे? हिंदुइज्म आ चुका है, करीब उसका जो डेट जो है 8th सेंचुरी। ठीक है। सबसे सबसे अर्लीस्ट जो है राष्ट्रकूटा के एक राजा है दंतिदुर्ग, है ना, वो बनाना शुरू करता है। उसका एक इंस्क्रिप्शन है केव 15 में, जिसको दशावतार केव बोलते हैं, उसमें उसका इंस्क्रिप्शन है। तो ये राष्ट्रकूटा का किंग हम लोगों को मालूम होता है। राष्ट्रकूटा जो है ये पहले चालुक्यास, बादामी में एक चालुक्यन डायनास्टी है, उनके अंडर ये लोग फ्यूडेटरीज थे, या उनके सर्वेंट्स टाइप का थे। तो लेकिन लास्ट राजा जो है कीर्तिवर्मन चालुक्य का, उसको हरा के दंतिदुर्ग अपना अलग से साम्राज्य बना दिया। ठीक है। तो इसने जो है यहाँ सबसे पहले बनाया। और एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि येलपुरा, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं येलपुरा जो है एलोरा है, यही इनका कैपिटल था राष्ट्रकूटा का। एलोरा ही इनका कैपिटल था। बाद में उन्होंने मालखेड़ करके हैं वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अचलपुर, मॉडर्न अचलपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ भी एक कैपिटल था। तो बहुत कंट्रोवर्सी है इनका। लेकिन येलपुरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का जो परिवार का एक राजा है कर्क करके, कर्कदेवा, वो गुजरात से रूल करता था। वो लिखता है कि येलपुरा में कृष्ण, दंतिदुर्ग के बाद में जो आया राजा जो है कृष्णा, उसने कैलाश जो मंदिर है वो बनाया करके वो लिखता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों के रेफरेंसेस कई सारे आते हैं। येलपुरा का एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। येलपुरा एक एंशिएंट लोकेलिटी था। और एक येलपुरा में हम लोगों के एक वो भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, मतलब अभी कृष्णेश्वर मंदिर बोलते हैं उसको, है ना। वो एक 12वीं ज्योतिर्लिंग है। उसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे एक राजा था, उसके ऊपर शरीर के ऊपर कुछ रोग था, वो कई साल तक वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार वो येलपुरा के पास आया है, तो वहाँ महिष्मल करके जगह है, अभी भी महिष्मल करके एक जगह है, वहाँ उसने एक नदी में स्नान किया तो उसके सारे रोग सही हो गया। तो रानी जो है माणिक्यवती करके एक रानी थी उसकी, उसने बोला कि नहीं यहाँ एक मंदिर बनाएंगे शिव के लिए, आपके रोग जो हैं ठीक हो गया। तो लेकिन उसने एक कंडीशन रखा कि लेकिन मेरे को शिखर सबसे पहले देखना है, तो पहले टॉप देखना है। तो कोई आर्किटेक्ट तैयार ही नहीं होता था, ऐसे कैसे बनाएंगे कि शिखर पहले बनाएगा। तो ये एक आर्किटेक्ट तैयार हो गया, उसका नाम है कोकस। सर ये इसका कोई आइडिया नहीं होगा कि उसने ये शर्त क्यों रखी कि शिखर पहले देखना है? ये हो सकता है कि सबसे पहले ऊपर का कंप्लीटेड फॉर्म देख लिया तो बाद में नीचे बन सकता है, ये हो सकता है एक आइडिया।
ये है कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हाँ, मंदिर बना दिए, हाँ, है ना, हाँ, नीचे से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक बात। लेकिन ऊपर से शिखर बने तो फटाफट देख लिया आपने हाँ। शिखर, ये भी हो सकता है। बट उसने वो पता नहीं एग्जैक्टली रीज़न पता नहीं क्यों रखा, लेकिन ये तो अनअचीवेबल था, कोई कैसे मानेगा। लेकिन ये एक आर्किटेक्ट था कोकस करके, कोकस, हाँ, तो इन्होंने पैटर्न का रहने वाला, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम करेंगे, हाँ, तो उन्होंने एक हफ्ते में बना के शिखर बना के दिखा दिया। हाँ, तो इसलिए देखिए वहाँ जो है कैलाश का जो है शिखर जो है हाँ, ऊपर से इन्होंने कार्व किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लेजेंड रहा होगा, हाँ, बट इसको एक साथ एक कहानी हाँ, के साथ जोड़ दिया कि अल्टीमेटली ऊपर से बन के ये नीचे नीचे गया। ठीक है। तो ये एलोरा में जो है ये यूनिकनेस है, सबसे बड़ा मोनोलिथिक हाँ। टेम्पल हम लोग बोल सकते हैं एलोरा का, कैलाशा। जी। वहाँ कई सारे केव्स भी हैं, हाँ। लेकिन ये एक यूनिक है। मोनोलिथिक को हिंदी में बोलेंगे सर तो मतलब एक पत्थर पे एक बना हुआ, पत्थर का, एक पत्थर का बना हुआ मंदिर। लेकिन ये तो एक पहाड़ का ही बोल एक सकते पहाड़ हैं। को एक पत्थर में हाँ, काउंट करते पत्थर हैं। में काउंट करेंगे क्योंकि वो 100 फुट का हाइट है, ऊपर से लेके नीचे तक हाँ। उन्होंने ऊपर से तराशते हुए नीचे आए, लेकिन उन्होंने पूरा मंदिर इन्होंने बना दिया। हाँ। और बाद में जो जैन ग्रुप भी है उधर एलोरा जो है बहुत यूनिक है। अच्छा, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी आ गया। बुद्धिज्म, उसके बाद जैन का भी एस्टेब्लिशमेंट है, वो नॉर्दर्न एंड में है। हाँ। वो 10th 11 से शुरू करके 12 13 तक है। हाँ। उन्होंने भी ऐसे बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो अनफिनिश्ड है। केव नंबर 30 को हाँ। छोटा कैलाशा बोलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी ऊपर से बनाने शुरू किया है। हाँ। करीब 70-80% कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर abandon छोड़ कर दिया। अगेन डोनेशन का रीज़न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। सर, एलोरा के स्कल्पचर्स को थोड़ा समझते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी उसके अंदर जो आपने पढ़ी होंगी, जो आपने समझी होंगी। कुछ अगर 2-3 कहानियाँ आज सुनी जाएं सर कि एलोरा के स्कल्पचर्स में क्या कमाल की कहानियाँ हैं तो हो जाए सर। देखिए उसके पहले मैं बताना चाहूँगा इसका आर्किटेक्चर के बारे में। जी। ठीक है ना। तो इंडिया का जो हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, हम लोग को कई सारे लिटरेचर में मिलते हैं। मैंने बताया था मानसार है, मायामत है, समरांगना सूत्रधार है। तो ये इस लिटरेचर में हम लोगों को 3 वैरायटी का आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मिलते हैं। एक नागरा, एक द्राविड़, एक वेसरा। ठीक है ना। नागर शिखर जो है पूरा नॉर्थ इंडिया में मिलता है हम लोगों को। वो ज़्यादातर क्या है कि वो एकदम कर्वीलिनियर फॉर्म लेता है, एकदम एक हाइट में उठ के एक कर्व होके ऊपर एक आमलक एक पत्थर, आमलक मतलब कि जो आमला शेप का एक पत्थर है, उसको ऊपर सबसे ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर कलश रखते हैं। ये नॉर्मल नागरा शैली का है। द्राविड़ शैली जो है वो पिरामिडल फॉर्म है। अच्छा। ठीक है ना। वो साउथ इंडिया में कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह में मिलता है। तो काफी सारे साउथ इंडिया के मंदिर भी हैं, वो भी उसी आर्किटेक्चर के हैं। मेरे ख्याल से तिरुपति बालाजी का भी जो मंदिर है बिल्कुल उसी आर्किटेक्चर में है, थोड़ा पिरामिडिकल फॉर्म में। जी बिल्कुल जी। जो गर्भगृह मतलब जिसमें मूल मूर्ति है, मूल देवता है, उसके ऊपर ऐसे द्राविड़ शिखर मतलब कि ऑक्टागन, ये पिरामिडल होगा। जी। ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में वो कर्वीलिनियर होगा जी, लंबा सा जाएगा, ऊपर जाके कर्व हो जाएगा। ठीक है ना। और नागरा में भी 5 स्टाइल का बनाया उन्होंने पुराने ज़माने में। एक कर्वीलिनियर नॉर्मल, उसको लटीना नागरा बोलते हैं। एक को बोलते हैं फमसना, उसमें पिरामिडल रूफ भी बनाया उन्होंने। एक है वल्लभी, रेक्टेंगुलर श्राइन है, ऊपर जाके उन्होंने एक वैगन वॉल्टेड, एक बैरल शेप्ड का रूफ बनाया। और एक स्टाइल है भूमिजा। भूमिजा में क्या है, छोटे 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 शिखर को नीचे से लेके ऊपर लेके जाके वो ख़त्म करेंगे ऐसे एक वर्टिकल इसमें कॉलम्स में। सबसे आखिरी में शिकारी स्टाइल। शिकारी स्टाइल जो है वो खजुराहो के जो खंडरिया महादेव में देखने के लिए मिलता है। उसमें भी छोटे छोटे शिखर बनाते हैं, लेकिन वो मेन जो मंदिर है, मेन मंदिर के 3 दिशाओं में उसको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे लगता है कि छोटे 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 वो शिखर हैं, ऊपर जाके बहुत बड़ा एक शिखर में कल्मिनेट होता है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम आता है। ये हो गया नागर शैली। द्राविड़ शैली जो है हमको सबसे अर्लीस्ट चालुक्य के ज़माने में से देखने के लिए मिलता है। बादामी के चालुक्य, फिर पल्लवास ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने महाबलीपुरम में उन्होंने पूरा कटआउट आर्किटेक्चर का सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल वहीं है। उन्होंने पूरा बड़े बड़े बोल्डर्स को कटआउट करके मंदिर वगैरह बनाया। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि हर एक जगह तो पत्थर नहीं मिल रहा, कहाँ बनाते रहेंगे पत्थर की तलाश में। उन्होंने क्या किया कि
ब्लॉक्स काट काट के उन्होंने अलग से मंदिर भी बनाया। शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में सबसे फेमस है, वो वन ऑफ द अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो उनका जो एक्टिविटीज़ इतना बड़ा है कि उन्होंने कांजीपुरम में एक मंदिर बनाया, कैलासनाथ टेम्पल। ठीक है ना, वो सबसे सुंदर टेम्पल है। और ये जो पल्लवास और चालुक्यास जो है कंटेम्प्ररी, एक ही समय के जी। तो पुलकेशिन क्या किया, पल्लवास को कैप्चर किया महेंद्र वर्मन के पीरियड में। महेंद्र वर्मन बाद में मर जाता है, तो अपने पिताजी का जो मरने का रिवेंज लेने के लिए उनका बेटा नरसिम्हा वर्मन क्या है, बादामी के ऊपर अटैक करता है। ठीक है। पुलकेशिन मर जाता है। तो उसके बाद पुलकेशिन के बाद के जो आए विक्रमादित्य, फिर वापस अटैक करता है। लेकिन उन्हें कुछ वहाँ का ध्वस्त नहीं करते हैं। वहाँ का जो कैलाशनाथ टेम्पल देखा उन्होंने, बहुत अट्रैक्ट हो गया। ऐसे मंदिर, ऐसे इतना बढ़िया आर्किटेक्चर। उन्होंने कांचीपुरम से जो भी आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, उनको पूरा लेकर बादामी लेके चले गए। वहाँ उन्होंने बनाना शुरू किया। बाद में जो कीर्तिवर्मन करके वो आते हैं, वो अपना वहाँ बनाने लगते हैं। तो विरूपाक्ष टेम्पल करके पटडकल में है, वो पूरा द्राविड़ शैली में है, बहुत सुंदर मंदिर। तो राष्ट्रकूटा जब चालुक्यस को ख़त्म किया, उन्हें देखा कि यार इतना बढ़िया मंदिर है, इतना अच्छा शैली है, तो उन्होंने भी अपना लेके गए होंगे वहाँ से आर्किटेक्ट्स वगैरह, तो उन्होंने बनाया होगा या उनके इन्फ्लुएंस से बनाया होगा, जो भी है। सो पल्लवास का पूरा इन्फ्लुएंस हम कैलाशा में हम देखते हैं। ठीक है। कैलाशा जो मंदिर है वो द्राविड़ शैली में है कंप्लीटली, तो उसको हम एकदम इन्फ्लुएंस हम बता सकते हैं पल्लव शैली में। तो ये इसका स्टाइल हो गया। उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा। M.K. धवलीकर डेक्कन कॉलेज के, उन्होंने पूरा इसका एनालिसिस किया। एक गोर्ट्स करके एक वो एक स्कॉलर है, उन्होंने भी एनालिसिस किया। तो ये लोग ये बताते हैं कि ये देखिए कैलाश जो हैं और उसके अगल बगल में जो जितना बना हुआ है, ये एक ही समय काल का नहीं है, अलग अलग समय काल में बना होगा। प्रॉपर कैलाश मंदिर एक समय का हो सकता है। उसके आसपास कई सारे जो स्कल्पचरल पैनल्स भी बना है ना, जैसे उसके अंदर एक लंकेश्वर करके एक अलग के श्राइन है, वो भी है। तो ये एस्टिमेट करते हैं 8वीं सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से शुरू करके 10वीं शताब्दी तक यहाँ काम चलता रहा। लेकिन मेन कैलाश जो है वो पहले बन गया। ठीक है। और इसमें भी कुछ स्कॉलर्स अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं कि कैलाश का शुरुआत जो है दंतिदुर्ग ने किया होगा, जो पहला राजा है राष्ट्रकूटा का। फिर कंप्लीट जो है कृष्णा, उसके बाद उनका जो चाचा है जी, क्योंकि उनके बेटा बहुत छोटे में थे, तो उनका चाचा जो है राजा बना कृष्णा करके जी। उन्होंने कंप्लीट किया होगा जी। लेकिन हर एक जगह जो है कृष्णा का ही क्रेडिट देते हैं, कृष्णा कंप्लीट किया करके। ठीक है। तो ये पूरा जो है एक मेन मंदिर का क्या कंपोजिशन होता है, नॉर्मली क्या है, गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान रखे जाते हैं। भगवान यहाँ जो है लिंग है, सामने एक मंडप होता है, बहुत बड़ा एक मंडप, फिर सामने एक वरांडा होगा, फिर नंदी मंडप। ठीक है। तो ये नॉर्मल एक प्लान रहता है। ठीक है। ये गर्भगृह का जो मंडप है सर, इसका क्या काम होता है? दर्शन करने के लिए वहाँ डिवोटीज खड़े होंगे, वो गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। जी। ठीक है ना जी। तो वहीं खड़े होके वहीं से पूजा वगैरह करते हैं जी। उसके बाद आता है, उसके बाद एक मुखमंडप मतलब फ्रंट में जो वरांडा टाइप का है, वहाँ अपना एंट्रेंस के सामने एक होगा। फिर उसके सामने जो है नंदी मंडप, वहाँ नंदी वाहन जो है, ठीक है, वहाँ होगा। ये सारे कंपोनेंट कैलाश में है, और वो एक फर्स्ट फ्लोर में है। कैलाश में यूनिकनेस क्या है कि आप एंटर करेंगे लोअर लेवल में जी, वहाँ गोपुरम है जी। ठीक है ना। और लोअर में गोपुरम क्या हो गया सर? गोपुरम जिसे एंट्रेंस गेटवे। ठीक है। एंट्रेंस गेटवे का जो अर्ली फॉर्म है हम यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल में भी है, कांचीपुरम में भी है जी। लेकिन यहाँ जो है महाराष्ट्र में एक अर्ली टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जी। हम गोपुरम में एंटर करते हैं, एंटर करते ही हम लोगों को गजलक्ष्मी है ना, ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस है जी। लक्ष्मी जी को जी। 2 हाथी जो हैं स्नान करा रहे हैं जी। ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या है, गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जो है गॉडेस ऑफ वेल्थ एज वेल एज प्यूरिटी, करेक्ट, वहाँ स्नान हो रहा है। तो आप एंटर करते ही आप अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया जी। ठीक है ना जी। फिर वहाँ से हम दोनों तरफ जा सकते हैं। एक बार एंटर कर लिया, सामने गजलक्ष्मी जी को हमने वर्शिप कर लिया, दोनों तरफ जा सकते हैं। दोनों तरफ ही उन्होंने एक हाथी, बहुत बड़ा हाथी उन्होंने कार्व कर रखा है, और एक ध्वज स्तंभ।
एक मंदिर में द्राविड़ शैली में मंदिर के सामने एक ध्वज स्तंभ होता है। ध्वज में झंडा रहता है, राइट? वो एक स्तंभ रहता है। यहाँ जो है पूरा सॉलिड पत्थर का ही है। वो उतना हाइट से उन्होंने 70 फुट का हाइट का है। उसके ऊपर त्रिशूल उन्होंने कार्व कर रखा है दोनों साइड। फिर उसके आगे जाएंगे हम लोग को 2 बहुत बड़ा पैनल मिलता है अगेन, वो नंदी मंडप के नीचे वाला हिस्से में। एक है शिव जी ध्यान करते हुए, उसको हम लोग दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। दक्षिणामूर्ति नॉर्मली जो है दक्षिण की तरफ वो फेस करके बैठते हैं ऐसे वाला फॉर्म में, बट हियर वो वेस्ट की तरफ है। बट दक्षिणामूर्ति जो है वो नॉलेज को प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। और एक सौम्य रूप है ना शिव जी के, है ना 3 रूप है बेसिकली। एक अघोर, फियर्स, राक्षस को मार रहे हैं। राक्षस मतलब अंधकार को मार रहे हैं, ठीक है ना, अंधकार को मार के नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अघोर हो गया। उसके बाद अनुग्रह मूर्ति, मतलब किसी के ऊपर वो दया करके उनको अनुग्रह दे रहे हैं, तो इसलिए अनुग्रह मूर्ति। अनुग्रह का मतलब दया करना जी। उसके बाद ये ऐसे सौम्य रूप मतलब आप एकदम शांत बैठे हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति है, नॉलेज प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि शिव जो है क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, सब एक ही में है शिव जी, है ना। तो दक्षिणामूर्ति के सामने गज संहार मूर्ति, एक गजासुर होता था जिसको मार रहे हैं। अगेन गजासुर भी इंडिकेशन है डार्कनेस को वो खत्म कर रहे हैं। तो गज संहार मूर्ति का एक यूनिकनेस क्या है कि गजासुर को मार के पूरा दुनिया को बता दें, देखो मैंने गजासुर को मार दिया। कैसे? पूरा उसका खाल उतार के वो ऐसे उठा के दिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो उठा के दिखा रहे हैं, मतलब मल्टीपल हैंड्स वो दिखाते हैं उस ऐसे संहार मूर्ति में। 12 या 16 हाथ है ना, उसमें से 2 हाथ में वो उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये आमने सामने ये बहुत सिग्निफाई करता है। एक में सौम्य रूप है, एक में अघोर है, ठीक है ना। वो इंडिकेट कर रहा है डिवोटी को, देखो जहाँ तुम जा रहे हो, जिसको पूजा करने जा रहे हो, वो प्रोटेक्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करेंगे। अंधकार का रूप लेके जाओगे तो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, और पूरा डिवोटी होगे तो आपको ज्ञान भी देंगे। तो वहाँ से निकलते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में चढ़ते ही आप एक मंडप में पहुँचते हैं जहाँ ओपन है चारों तरफ। वहाँ आप अपना जूते चप्पल वगैरह अभी उतारते हैं, पुराने ज़माने में होगा। वहाँ से फिर अंदर मंडप में एंटर करते हैं, ठीक है। वो मंडप बहुत बड़ा मंडप है वो, ठीक है ना। वहाँ से आप सीधा भगवान को देख सकते हैं कि उस ज़माने में क्या है, गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। अभी भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे मंदिर में, गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ पुजारी जा सकते हैं। और 1000-1200 साल के पहले क्या है कि लाइटिंग तो इतना नहीं था। एक छोटा सा दिया जलता होगा या 2-3 दिया जलता होगा। भगवान जी हैं, आप उनको ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान एकदम दे रहे हैं, अरे कैसे है भगवान, कैसे आप इमेजिन भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में हैं। आप है ना, अभी जैसे इतना शोर शराबा पूजा पाठ नहीं है, आप एकदम ध्यान के इसमें आ गए, एकदम एक सेमी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आ गए। अब भगवान ऊपर की लेवल के, आप नीचे लेवल बीच में पहुंच गए आप ना। आपका पूरा मेडिटेशन हो रहा है। ये था वर्शिप। वर्शिप मतलब ये, इसको वर्शिप बोलते हैं हम लोग, है ना। आप देख रहे हैं, उस लैंप में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी तो दिख नहीं रहे हैं, लैंप में फोकस कर रहे हैं, उनके थ्रू भगवान को देख रहे हैं। आपका जब मेडिटेशन जब हो रहा है, एक पीस ऑफ माइंड आ गया, तो आपका जो है इनर जो है जागृत हो गया। ये है असली मोड ऑफ वर्शिप। ऐसे ही रहा होगा उस जमाने में, ठीक है ना। तो दूर से वर्शिप कर रहे हैं, और सीलिंग में भी ये लोग कुछ स्कल्पचर कर रखे हैं। सीलिंग में नटराज है, अन्नपूर्णा है वगैरह, इन लोगों पे कार रखा है। तो वर्शिप कर लिया, फिर आप बाहर आ रहे हैं, वही मंडप से एक रास्ता जो है आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं, ठीक है। अब जब बाहर निकल रहे हैं और 6 छोटे छोटे मंदिर हैं उसी लेवल में, तो उस ज़माने में क्या था कि एक पंचायतन स्टाइल होता था। एक मेन गर्भगृह है, 4 कोने में 4 परिवार देवता, जैसे शिव है, पार्वती होगा या विष्णु हो सकता है, गणेश है, कार्तिकेय या सूर्य, तो ये परिवार देवता बोलते हैं। इसको पंचायत मतलब 5 श्राइन है। अच्छा, यहाँ जो है 7 है, मेन गर्भगृह है, लेकिन 6 छोटे छोटे श्राइन, लेकिन अंदर क्या देवता थे पता नहीं, क्योंकि वो सब खाली है अभी। अच्छा, तो
डिवोटी जब आएगा यहाँ मेन डेटी को वर्शिप करके बाहर आएगा तो हाँ। बाकी परिवार देवता को भी वर्शिप करके दोबारा मंडप में एंटर करके ये फिर एक बार हाथ जोड़ के, फिर नीचे आके हाँ फिर वो नीचे की तरफ घूम रहा है। हाँ तो नीचे की तरफ घूम रहा है तो उसको और सारे कई सारे कहानियां हैं, हाँ। है ना। नॉर्दर्न वॉल में जो है महाभारत का एपिसोड, अच्छा, पूरा महाभारत का एपिसोड उन्होंने 6 या 7 रो में डिपिक्ट कर दिया। हाँ उसके नीचे कृष्ण लीला हाँ। वो नॉर्दर्न वॉल में, फिर वो देखा। महाभारत के एपिसोड में क्या डिपिक्ट किया हुआ है? महाभारत के एपिसोड में शुरुआत करते हैं अर्जुन और शिवजी जो हैं लड़ाई करते हुए। उसके पहले अर्जुन जो है ये कर रहा है, पूजा कर रहा है शिवजी को, क्योंकि उसको पाशुपतास्त्र चाहिए। महाभारत शुरुआत के पहले उसको पाशुपतास्त्र चाहिए था, तो उसके लिए वो पूजा कर रहा है। शिवजी जो है उनको टेस्ट लेना चाहते थे कि क्या है, मतलब कि सही में डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक हंटर के रूप लेते हैं और सामने एक वाइल्ड बोर जाता है, तो अर्जुन भी उनको मारने के लिए कोशिश कर रहा है, शिवजी भी मारने के लिए कोशिश कर रहा है, तो तीर दोनों को लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ये मेरा है, कैसे डिसाइड होगा। सो अल्टीमेटली वो शिवजी प्रकट होते हैं, फिर वो पाशुपतास्त्र देते हैं। वहाँ से शुरू करके कई सारे उसमें कहानी है ना। एंड अल्टीमेटली ये भीम और दुर्योधन का लड़ाई में खत्म होता है। अच्छा। और बीच में वो अभिमन्यु का भी कहानी है, भीष्म जो तीर के उसमें जो लेटे हुए हैं वो भी कहानी है। तो कई सारे, तो छोटे से एक पैनल में कई सारे आप देख सकते हैं। और उसके नीचे कृष्ण लीला, कृष्ण का पैदा हुआ वहाँ से लेके और कंस को मार रहे हैं वहाँ तक, वो 2 ही रो में वो डिपिक्ट कर दिया। अच्छा। फिर वहाँ से निकलता है डिवोटी, फिर पूरा एक चक्कर लगाता है नीचे के लेवल में जी। तो क्या देखते हैं कि ये जो कैलाश मंदिर है, पूरा जो मंदिर है, बहुत सारे जो हाथी हैं खड़े हुए, बहुत बड़े हाथी हैं, मतलब 10 फुट या 12 फुट होगा, उसके ऊपर ये मंदिर पूरा टिका हुआ है। पूरा मंदिर हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ऐसे दिखाते हैं। अच्छा। मतलब कि हाथी जो है ऑफ एमर्ज है, बाकी जो है रॉक है। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट है कि दिखा रहे हैं कि पूरा मंदिर जो है हाथियों के ऊपर है और मंदिर ऐसे उठ रहा है, नीचे के लेवल से ऊपर उठ रहा है ना। ये इंडिकेट भी करता है कितना हाइट ये पहुंच गया जी। उसको हाइट देने के लिए भी ऐसे उन्होंने कार्य किया होगा। और ऐसे हाथियों के ऊपर जो स्ट्रक्चर को रखना है बहुत नया कहानी नहीं है, पीतलखोरा में भी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा। पीतलखोरा में भी ऐसा ही है कि हाथियों के ऊपर पूरा एक विहार को स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। तो ये देखते हुए चारों तरफ आ रहा है, तो पूरा दीवार में भी कई सारे एपिसोड्स है ना। पूरा शिव जी का कहानी है। कई एक जगह में वो है गंगाधर शिवा, जो गंगा सबसे पहले जो दुनिया में पृथ्वी में आई तो शिवजी ने उनको कंट्रोल किया, वो भी एक कहानी है। भागीरथ जो है अपने पूर्वजों का शाप हटाने के लिए कई हजार साल उन्होंने पूजा किया। आकाश गंगा को लाना था पृथ्वी पे, लेकिन आकाश गंगा इतना रौद्र फॉर्म में है, कंट्रोल कौन करेगा। सो अल्टीमेटली शिवजी को रिक्वेस्ट किया। जब शिवजी आए उनको ज़मीन पे लाने के लिए, गंगा जी जो हैं हंसने लगी, अरे ये क्या करेंगे, हमारा इतना तेज प्रवाह है, ये थोड़ी कंट्रोल कर पाएंगे। तो शिवजी जो हैं अच्छा, तो थोड़ा सा ही उन्होंने जटा जो है, उन्होंने 2 ही जटा उन्हें खोल के पूरा गंगा को उसमें ले लिया। तो गंगा जी अंदर ही घूम गई, बाहर नहीं आ पा रही हैं, ठीक है ना। तो वे ब्यूटीफुली डिपिक्ट करते हैं, एक स्टोरी है। अच्छा। तो इसको गंगाधर मूर्ति बोलते हैं। ये कई सारे मंदिर में दिखाते हैं जी। तो ये भी क्या है कि अल्टीमेटली कहानी क्या है कि इसको हम दूसरे इसमें नहीं मतलब नहीं लेना चाहिए। किसी को भी देखिए अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। मैं बड़ा तुम छोटा, ऐसे नहीं होना चाहिए, सब बराबर है। इसीलिए हम कैलाश मंदिर में देखते हैं अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती जी। इसका मतलब नर नारी जो है एक ही है, अलग अलग नहीं है ना। हम लोग अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। एक हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू फिलोसफी में क्लियर कट है कि देखिए हम अलग करके नहीं देखते हैं। अर्धनारीश्वर इक्वल समभाग देते हैं, एक इक्वालिटी देते हैं। इसको डिपिक्ट करने के लिए शिव और पार्वती को एक ही स्कल्पचर में आधा शिव और आधा पार्वती दिखाते हैं। ये भी वहाँ है। और ये जब डिवोटी घूम के आता है, सदन वॉल में आ रहा है तो पूरा रामायण का है। अच्छा, महाभारत एक वॉल पे और रामायण एक वॉल पे। रामायण का कहानी शुरू हो रहा है। सीता और राम जो हैं दशरथ से विदा लेते हैं, क्योंकि उनको वनवास जाना है, वहाँ से शुरू हो रहा है ना। आरण्य कांड, वहाँ आरण्य कांड से लेके
युद्ध कांड तक पूरा हाँ। कहानी है, एक एक कांड का हाँ, एक एक एपिसोड है ना। हाँ। वो जो जंगल में है, वो चित्रकूट में है, वहाँ का है। और शूर्पणखा का जो नाक काटते हैं वो ये सब डिपिक्टेड है सर वहाँ पे। डिपिक्टेड है। फिर मारीची का जो राक्षस जो है वो हिरण का जो रूप लेता है वो वाला है। फिर सीता हरण है, रावण लेके जाता है विमान में, वो है। और फिर हनुमान जी जो लंका पहुंचते हैं समुद्र पार करके, फिर शिव रावण के सामने अपने जो टेल के ऊपर जो पूरा लंका जलाते हैं। नहीं, लंका जलाने से पहले वो बैठने के लिए जगह नहीं देते ना रावण हनुमान जी को, तो टेल का सिंहासन बनाते हैं। वो इसका टेल का पूरा सिंहासन बनाते हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। फिर लंका जलाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर वो राम सेतु का कंस्ट्रक्शन, फिर उसको पार करते हैं। फिर अल्टीमेटली युद्ध जो है राम और रावण का, ये पूरा कहानी है सदन वाल में। तो एक डिवोटी जो है पूरा सीख लेता है, मतलब वहाँ पहुँच के क्या क्या हमारा एपिक्स है, क्या अच्छा है बुरा है, क्यों पूजा करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे नहीं कि हमको बहुत ईगो होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, ये सब पूरा एक इंस्टीट्यूशन ना टेम्पल। मतलब एक कैलाश टेम्पल सर अपने आप में पूरा लिटरेचर का पूरा लिटरेचर है अपने आप में। अगर इंसान सिर्फ उस टेम्पल से सीखे तो बहुत, रामायण भी है पूरी, महाभारत भी है पूरी, बहुत ही कमाल की चीज़ है सर ये। पुराना भी है। हाँ। उस ज़माने के जो क्या लोग मानते हैं, कई साल स्कॉलर्स लिखते हैं कि संस्कृत लिटरेचर कंपाइल होना शुरू हुआ, उसके पहले क्या है कि लोग सुनाते थे, याद करते थे, वैसे चलता था परंपरा। लेकिन बाद में जहाँ लिखित रूप में जब आया है, वो सारे कंपाइल होते हुए करते करते एलोरा केव जब बन रहा था उस समय सारे कंपाइलेशन हो चुका था, तो ताज़ा भी था। तो उसमें से उन्होंने एपिसोड्स उठा के उन्होंने पूरा डिपिक्ट किया। और कैलाश जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। तो कमाल है सर ये कैलाश टेम्पल के बारे में जब आपने मुझे बताया, बहुत ही अद्भुत चीज़ है सर ये। दुनिया में हालांकि अभी 7 वंडर्स में काउंट नहीं हो रहा है, पर किससे फ़र्क पड़ता है सर, ये हमारे लिए तो वंडर ही है। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बात? देखिए ज़रूर ये वंडर है ना। मैं तो मानता हूँ, क्योंकि एक तो है कि क्वालिफाइंग है कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक पहाड़ को पूरा कार्व करके ऊपर से लेके नीचे लेके आ रहे हैं। और यूनिकनेस या रिमार्केबल थिंग क्या बताऊंगा कि ये ऊपर से लेके नीचे कार्व करते हुए लेके आ रहे हैं। राइट, नॉर्मली नीचे से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमको पता है कि कैसे उसको सिमेट्री में लेके आना है। धीरे धीरे एनी स्ट्रक्चर ऊपर जाके एक कोनिकल या पिरामिडल भी छोटा होते जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर से लेके जब नीचे लेके आ रहे हैं तो ऊपर सबसे छोटा होता है जी, धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। फिर वॉल पोर्शन आ रहा है, फिर अल्टीमेटली नीचे। और हाइट इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा जी, एग्जैक्टली जी, है ना। क्योंकि देखिए एक पहाड़ है, पहाड़ का ये स्लोपी नेचर होता है। बाहर आके हाइट कम हो जाता है, पीछे जाके वो हाइट इंक्रीज हो रहा है जी। अभी तो ठीक है, हम लोगों के पास सारे एंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस है जी, अंदर कितना हाइट हम नाप सकते हैं जी। इन्होंने कैसे किया होगा, आइदर इनको भी ट्रिग्नोमेट्री आता होगा जी, तभी अंदर का जो टॉप सरफेस है वहाँ से नीचे तक इन्होंने हाइट नापा होगा, देन कैलकुलेशन किया होगा, फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा। ये एक यूनिकनेस है। उसके बाद जो है वॉल सरफेसेस में जो जितना कार्विंग्स है ये भी पूरा कंसीव्ड है, पहले से कंसीव्ड है। ऐसे नहीं कि बाद में बैठ के एक एक कार्व कर रहे हैं। पहले से वो डिसाइडेड है कि किस जगह पे क्या आना है, वो कार्व करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये यूनिक है, मार्वलस एक स्ट्रक्चर है ये जी। और एक स्कॉलर लिखते हैं एम.के. ढवलीकर, वो एस्टिमेट करते हैं। देखिए एक ये मंदिर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या है कि 3 ट्रेंचेस खोदा जी, ठीक है ना जी। एक 2 ट्रेंच जो हैं 270 फुट लंबा, करीब 50 फुट चौड़ा, फिर 100 फीट हाइट, ठीक है ना। और पीछे वाला जो है 130 फीट लंबा, अगेन 100 फीट हाइट। ये जब करके उसके बाद इनमें कार्विंग करना शुरू किया। इन्होंने एस्टिमेट किया, अगर मान लीजिए ये एक बंदा एक दिन में 4 क्यूबिक फीट खोदता है तो उन्हें 250 लोगों का एस्टिमेट लगा। अगर 250 लोग यहाँ इस्तेमाल किया होगा तो उनको कम से कम ट्रेंच खोदने में ही 5 साल लगा होगा, ठीक है ना। तो इतना वॉल्यूमनेस, इतना मैसिव है। उसके बाद कार्विंग शुरू हुआ होगा या साइमल्टेनियसली शुरू हुआ होगा, तो कम से कम 15-20 साल क्या ज़्यादा भी लगा होगा। तो इसलिए ना ये इसलिए भी यूनिक है कि
ये एक राजा को हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। दंतीदुर्ग को शुरू किया होगा, हाँ, कृष्णा खत्म किया होगा। जी। तो ये दो राजाओं जो हैं, कम से कम दंतीदुर्ग का जो समय जो है 757 तक है, और कृष्णा और 15 साल वो था, जी। तो उसके पहले शुरू हुआ होगा, तो कम से कम 20-25 साल तो लगा होगा। उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हुआ, है ना, ये कंटिन्यूअस में रहा। उसके बाद जो आया है राजाओं, वो एडिशनल खोदते गए। हम लोग एक पैनल देखते हैं कि तीनों नदियों का दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मंदिर है, मंदिर आप एंटर करेंगे, आपने नोटिस किया होगा, एंट्रेंस में हमको गंगा और यमुना को दिखाते हैं। ठीक है ना। गंगा जो है मकर वाहिनी, और यमुना जो है कच्छप वाहिनी, मतलब टाटाइस के ऊपर, और ये जो है मकर के ऊपर। सिंबलिज्म क्या है? आप मंदिर जाने से पहले आप अपने आप को प्यूरिफाई करिए। ठीक है। क्योंकि मंदिर जो है, खासकर जो है तीर्थ के बगल में, तीर्थ जो है, मंदिर को तीर्थ माना जाता था, क्योंकि आपको है ना फ्यूचर के बर्थ से हमको खत्म करके मोक्ष प्राप्त करना, वही एक हर एक व्यक्ति का वही एक मकसद है, अल्टीमेट गोल है। मंदिर एक तीर्थ को माना जाता है। तीर्थ जो है एक नदी के किनारे या तालाब के किनारे होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे? सिंबलिज्म लाएंगे जी। गंगा यमुना से वही वहाँ अंदर जा रहे हैं। यहाँ मेन इसमें तो है गंगा जमुना। अंदर जाके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में गंगा जमुना सरस्वती तीनों के डिपिक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि प्रयाग का जो सिंबलिज्म यहाँ ला रहे हैं। प्रयाग में सरस्वती जो है, है ना, वो संगम है जी। तो ये एक यूनिकनेस, अनदर यूनिकनेस। सो कई सारे जो कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ मिंगल होते हुए हम लोग देखते हैं। तो वो एक फेस है। तो कम से कम 8 या 9 स्ट्रक्चरल फेसेस जो हैं, अलग अलग समय का कंस्ट्रक्शन जो है डिपिक्ट करते हैं, स्कॉलर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं इधर जी जी। सबसे सबसे पहले दंतीदुर्ग कृष्णा, और एंड में परमार राज तक वो लेके जाते हैं, करीब 10th 11th सेंचुरी तक। तो कई सारे फेसेस हम लोग इसमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए कई सारे एपिसोड्स भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। सर, बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट आपने अजंता एलोरा के बारे में काफ़ी कुछ बताया। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक कहानी है, जब मैं आपसे बात करता, आपने मुझे पहले बताई थी, रावण अनुग्रह की। बहुत ही कमाल की कहानी है, बहुत ही तगड़ा सिंबलिज्म भी है इसका, बहुत कुछ सीखने के लिए इस कहानी से। सर, इस पॉडकास्ट को उसी हाई नोट पे ख़त्म करते हैं। आप वो कहानी सुनाइए सर एक बार। देखिए, रावण अनुग्रह मूर्ति जो है ये एलोरा में पाई जाती है। ये एलोरा में भी है, कई जगह में है, कई जगह में है, इवन उड़ीसा में भी है। सबसे अर्लीस्ट गुप्त आर्ट में मिलता है, बहुत प्रिमिटिव फॉर्म में मिलता है, लेकिन चालुक्य समय में इसको पॉपुलराइज किया होगा, और राष्ट्रकूटों ने उनको एक अलग ही लेवल में लेके गए जी। उनके कई सारे इसमें एलोरा में कई सारे टेम्पल्स में मिलते हैं, और कैलाश में जो है 2 जगह में इसको डिपिक्टेड है। हमने जो रामायण पैनल बताया, रामायण पैनल का जस्ट टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड बहुत बड़ा पैनल है, वहाँ रावण अनुग्रह मूर्ति का डिपिक्शन है जी। कहानी क्या है, ये रामायण में बहुत अच्छा इसका वर्णन है। रामायण में उत्तराखंड में इसका वर्णन है। क्या है कि रावण अपना भाई कुबेर, उसके भाई है ना, तो उनको हरा के जब वापस आ रहे हैं अपने पुष्पक विमान में, कुबेर का पुष्पक विमान है, उसको हरण कर लिया, उसको लेके वापस जा रहे हैं, तो एक जगह में उनका पुष्पक विमान अटक गया। ठीक है। तो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो रावण को गुस्सा आ गया, हमारा पुष्पक विमान को कौन रोक रहा है। तो नीचे उतर के आए तो उनको मिला नंदी जी, एक शिवगण जी। शिवगण जो हैं जिनका बंदर का मुंह था जी। तो रावण उसको ध्यान ही नहीं दिया, कौन है क्या है। तो पूछते हैं कौन है यहाँ, कौन है। उन्होंने बोला शंकर हैं, पार्वती जी हैं इधर। तो उनको कौन शंकर है ना, अहंकार देखिए, जिसकी वजह से उनका पूरा वो मिला, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वजह से इनको दशानन का नाम आया है ना। दशानन का नाम कैसे आया? इन्होंने शिवजी को जो पूजा करते थे, शिवजी प्रकट नहीं हो रहे हैं, एक बार सिर काट के ऑफर कर रहे हैं। एक बार सिर काटा, दूसरा सिर आ गया, ऐसे 9 बार किया। 10वीं बार वो सिर काट रहे हैं, जब शिवजी प्रसन्न हुए, तो ये दशानन का नाम ऐसे आया इनको। ठीक है। इतना इनको पता था शिवजी के, फिर भी अहंकार देखिए। इन्होंने क्या किया, पूरा कैलाश पर्वत को ही उठा रहे हैं। मैं इसको उखाड़ के मैं जाऊंगा कि यहाँ शिवजी की टेरिटरी, मैं इसको उखाड़ दूंगा, मैं पूरा उखाड़ दूंगा। तो ऊपर शिवजी बैठे हुए हैं, पार्वती जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने देखा कि एकदम पहाड़ हिल रहा है, शिवजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पार्वती एकदम हिल गई। तो शिवजी
रियलाइज का अच्छा ये रावण का ही मतलब कि रावण अपने दशानन पूरे ताकत से उसको उठा रहा है। दशानन का ही छाल है। तो उन्होंने क्या है, कुछ नहीं किया, अपने जो पैर की एक उंगली है, उंगली से थोड़ा सा दबाया, नीचे फंस गया, हाँ, बाहर नहीं आ पा रहा रावण। हाँ, तो तब उसको रियलाइज किया, अरे मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, अहंकार में हाँ, शिव जी को ही मैंने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ। तो रामायण बताता कि ये 1000 साल तक पूजा करता रहा उसी शिव जी के, पहाड़ को उठाते हुए। पहाड़ को उठाते हुए, अभी तो दब गया वो, हाँ, ठीक है ना, हाँ, वो बाहर भी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, तो जब उसने 1000 साल तक पूजा किया, अपने गलती मानी, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, हाँ, तब शिव जी उसको माफ किया और उसका नाम भी रावण दिया। हाँ, उसका नाम रावण मतलब इसके पहले चिल्लाने दशानन वाला, नाम था। दशानन था, कई सारे नाम है, लेकिन रावण नहीं था। हाँ, तो ये हम लोगों का कहानी है, ये रामायण में मिलता है, उत्तराखंड में। हाँ, और ये कहानी जो है यहाँ डिपिक्टेड है। हाँ, कितना बढ़िया डिपिक्टेड है कि रावण जो है, उसको एंटायर जो पैनल है 2 हिस्से में बांटते हैं। नीचे वाले में रावण हाँ, कई सारे हाथ और 10 सिर, और वो उठा रहा है। ऊपर जो है पार्वती जी एकदम हिली हुई जैसे, एकदम गिरने वाली हैं, लेकिन शिव जी उनको पकड़ ले रहे हैं और अपने जो उनका पैर का एक उंगली दबा रहे हैं। बस ये दिखाता है। ये जो सीन है बहुत फेमस है। हम लोगों को केव, जो कैलाश केव है उसमें यहाँ मिलता है, और एक जगह में मिलता है, फिर केव 21 में मिल रहा है, केव 29 में मिल रहा है। सो बहुत ये फेमस एपिसोड है। और एलिफेंटा में भी है। एलिफेंटा जो है राष्ट्रकूटों का नहीं है, कुछ लोग चालुक्य का मानते हैं, वहाँ भी ये डिपिक्टेड है, वहाँ भी बहुत सुंदर तरीके से डिपिक्टेड है। तो अल्टीमेट कहानी क्या है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार खत्म करना है। कितना भी बड़ा आदमी हो, हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए। एकदम आप शांत रहें, अपना पावर समझें, लेकिन उसको पावर को लेके आप ये नहीं करें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, है ना। अल्टीमेटली उसी में भस्म होना ही है, ठीक है ना। तो इसलिए अहंकार छोड़ें, सब चीज़ से प्यार करें, अपने क्या बोलते हैं, नॉलेज से दूसरे को नॉलेज दें जी, वही जीवन है। या तो आप अहंकार को खत्म करें, नहीं तो अहंकार आपको खत्म कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट, बहुत कुछ जानने को मिला अजंता अलोरा और कैलाश टेम्पल के बारे में। मैं तो घूमने नहीं गया, देखिए आप भी शायद अगर नहीं गए हो तो एक चक्कर मार के ये पॉडकास्ट देख के जाइए, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो उस जगह को घूमने का आनंद है वो 3 गुना 4 गुना नहीं 100 गुना बढ़ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।